शीला की बात सुन अर्पिता और शान दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। शोभा अर्पिता के पास आती है और उसके सर पर हाथ रखकर कहती है, अर्पिता धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, बस अब तुम अपनी ओर से उसका मन जीतने का प्रयास करती रहना, बाकी यहाँ से तुम अब कहीं नहीं जाओगी, ठीक है। और शान की ओर देखती हैं तो शान आगे बढ़ अर्पिता से कहते हैं, अर्पिता चलो कुछ देर रेस्ट कर लो, अभी भी कुछ रस्में बाकी हैं जो कि शाम को होंगी। ठीक है शान, अर्पिता ने इतने धीमे स्वर में कहा कि जिसे पास खड़े शान ही सुन पाते हैं। शान अर्पिता को लेकर ऊपर उसके कमरे में छोड़ने जाते समय फुसफुसाते हुए कहते हैं, आज तो तुम्हें यहीं छोड़ देता हूँ, लेकिन कल कुलदेवी की पूजा के बाद से हम हमारे कमरे में रहेंगे। यह सुन अर्पिता कुछ नहीं कहती, बस हल्का सा शर्मा जाती है। शान उसे वहीं कमरे में छोड़कर नीचे अपने कमरे में चले आते हैं। वहीं अपने कमरे में मौजूद शीला बेचैनी से सोचते हुए इधर से उधर टहल रही है। माँ है तो बच्चे की फिक्र करना स्वाभाविक ही है। शीला दिल की बुरी नहीं है, बस स्वभाव और सोच थोड़ी अलग है उसकी। वो कुछ सोचती है और निर्णय करते हुए अर्पिता के कमरे की ओर बढ़ती है। थकान के कारण सभी अपने अपने कमरों में रेस्ट कर रहे हैं। हॉल में कोई नहीं है, ये जानकर शीला कमरे से बाहर निकलती है और अर्पिता के कमरे की ओर बढ़ जाती है। दरवाजा खुला ही होता है, सो शीला अंदर जाकर दरवाजा बंद करती है। दरवाजे पर आहट सुन अर्पिता पीछे मुड़कर देखती है तो शीला जी को देख बेड से झट से खड़ी हो जाती है। शीला अर्पिता से बोली, नीचे मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कह पाई क्योंकि नीचे घर के सभी बड़े मौजूद थे। अब मैं तुमसे सीधी और स्पष्ट बात करती हूँ। अर्पिता, एक बार अगर किसी की छवि बिगड़ जाए तो उसे लाख प्रयत्न करने पर भी वैसी ही बनाना संभव नहीं है। उसमें कोई ना कोई कमी अवश्य रह जाती है। उसी तरह मैं तुम्हारे इस रिश्ते को भी स्वीकार नहीं कर सकती। उनकी बात सुन अर्पिता सौम्य स्वर में बोली, हम ऐसा क्या करें माँ जिससे आपके मन में घुली कड़वाहट को मिठास में बदल सके। शीला, मेरे बेटे के जीवन से चली जाओ। ये संभव नहीं है माँ, उन्होंने वचन लिया है हमसे और हम अपना वचन तोड़ नहीं सकते। शीला आगे बढ़ी और बोली, तुम अपना वचन नहीं तोड़ सकती हो तो एक वचन मुझे भी दो अर्पिता। शीला की बात सुन अर्पिता बोली, इनके जीवन से जाने के अलावा जो भी वचन आप लेना चाहती हैं आप ले सकती हैं। ठीक है, शीला ने कहा और मन ही मन सोचने लगी, एक स्त्री का रूप एक पुरुष के मन में दबी भावनाओं को जगाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्योंकि विवाह तो हो चुका है और मैं चाहकर भी अब इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि तुम इस परिवार की बहू हो और प्रशांत की पत्नी हो, लेकिन क्या तुम इसके लायक हो, ये बात मुझे पता करनी है। इसलिए मैं एक वचन लेकर तुम दोनों के रिश्ते की सच्चाई और गहराई दोनों समझ पाऊंगी। अर्पिता, ठीक है, फिर मुझे ये वचन दो कि जब तक मैं तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार न कर लूं तब तक तुम विवाहिता होकर भी अविवाहिता का जीवन व्यतीत करोगी और तुम्हारे द्वारा दिया गया ये वचन टूटने पर तुम उसी पल यहाँ से चली जाओगी और फिर कभी वापस नहीं आओगी। शीला जी की बातें सुन अर्पिता बोली, माँ, इस वचन के जरिए आप हमारे रिश्ते की गहराई और सच्चाई पता करना चाहती हैं। ठीक है, हमने आपको वचन दिया, जब तक आप हमें स्वीकार नहीं करेंगी, जैसा आपने कहा है हम वैसा ही जीवन जिएंगे। आप माँ हैं हमारी, तो आप हमारा बुरा सोच ही नहीं सकती। अर्पिता की बातों को सुन शीला एक पल को हैरान रह गई और सोची, इसे मेरे मन की बात कैसे पता चल गई। और वो आगे बोली, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना कि हमारे बीच हुई इस बातचीत का जिक्र भी किसी के सामने ना हो, किसी के भी नहीं। उम्मीद है तुम ये कर पाओगी अर्पिता। शीला ने कहा, जिसे सुन अर्पिता बोली, आप निश्चिंत रहिए माँ, हम कर लेंगे। ठीक है, कहते हुए शीला कमरे से बाहर चली जाती है। वहीं अर्पिता ये सोचकर मुस्कुराने लगती है, चलो कम से कम माँ ने हमें एक मौका तो दिया, हमसे अच्छे से बात तो की, बाकी हम उनकी गलतफहमी दूर कर हमारे रिश्ते को मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। मुस्कुराते हुए अर्पिता ठाकुर जी का धन्यवाद करती है और कबर्ड में चेंज करने के लिए कपड़े देखती है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता और कुछ याद कर वो मन ही मन कहती है, हे ठाकुर जी, एक यही तो साड़ी है हमारे पास पहनने को, बाकी सब तो सूट ही है। अब हम कल क्या पहने, कल तो कुलदेवी की पूजा भी है। अब यूं बार बार बाहर निकलना भी समझ नहीं आता, शाम होने वाली है, अब हम करें तो करें क्या। वो सोच में पड़ जाती है और कुछ सोचकर वो शान को फोन लगाती है। अर्पिता का फोन है ये देख उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो फोन उठाकर कहते हैं, क्या बात, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ अलग हुए और हमारी इतनी याद आ गई कि फोन घुमा दिया। शान की बात सुन अर्पिता बोली, याद वाद कुछ नहीं आई शान, अभी एक प्रॉब्लम है, आप प्लीज ताई जी को ऊपर भेज दीजिए, हमें उनसे कुछ कहना है। क्या हुआ अर्पिता, सब ठीक है ना, शान ने पूछा। शान की आवाज में फिक्र महसूस कर अर्पिता बोली, सब ठीक है शान, समस्या ये है कि हमारे पास पहनने के लिए साड़ियाँ और बाकी कपड़े नहीं है। पहले सूट कुर्ती फ्रॉक वगैरह चल जाता था, लेकिन अब रिश्ते बदल चुके हैं ना, तो अब नहीं चलेगा। अर्पिता की बात सुन शान बोले, बस इतनी सी बात, चलो शॉपिंग कराते हैं, अब तो मैं करा ही सकता हूँ, हक है मेरा। ओहो शान, हम जा ही तो नहीं सकते बाहर, आप ताई जी को भेजिए ना, वो कोई रास्ता निकाल लेंगी। अर्पिता ने कहा, ठीक है भेजता हूँ। मैं भेजता क्या, उन्हीं को फोन दे देता हूँ, तुम खुद बात कर उन्हें बता देना। वेट अ मिनट अपू। ठीक है, अर्पिता ने कहा और वहीं शान अपने कमरे से निकलकर बाहर शोभा के कमरे में जाते हैं और दरवाजा नॉक कर अंदर चले आते हैं। शोभा, जो उस समय शाम को की जाने वाली रस्मों की तैयारी कर रही है, प्रशांत को देख मुस्कुराते हुए बोली, तुम यहाँ कोई काम था?
जी ताई जी, अर्पिता आपसे बात करना चाहती है। शान ने कहा। ठीक है, लाओ फोन दो। शोभा ने कहा तो शान ने फोन आगे बढ़ा दिया। हाँ अर्पिता, बोलो, क्या कहना चाहती हो? वो ताई जी, हमारे पास ना दूसरी कोई साड़ी नहीं है पहनने को, अर्पिता ने झिझकते हुए कहा, जिसे सुन शोभा बोली, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी अरेंज कर भिजवाती हूँ, थोड़ी देर इंतजार कर लो, ठीक है? शोभा जी बड़े प्यार से बोली। जी ताई जी, धन्यवाद, अर्पिता ने कहा तो शोभा जी ने फोन रख दिया और प्रशांत से बोली, तुम गाड़ी निकालो, मैं स्नेहा को तुम्हारे साथ भेजती हूँ, जल्द ही शॉपिंग कराना, फिर कुछ रस्में और हैं उन्हें भी करनी है, ठीक है? जी ताई जी, प्रशांत ने कहा और वहां से गाड़ी की चाबी लेकर बाहर चले जाते हैं। शोभा जी स्नेहा के पास गई और बोली, स्नेहा तुम अभी प्रशांत के साथ जाकर अर्पिता के लिए शॉपिंग करा लाओ, आर्या को मैं जीजी को दे आती हूँ, वो संभाल लेगी, ठीक है? जी चाची, स्नेहा ने कहा और अपना पर्स उठाकर वो वहां से निकल जाती है। वहीं शीला अपने कमरे में गुमसुम परेशान बैठी हुई है। उनके मन में इस समय कई ख्यालात चल रहे हैं। अर्पिता से वादा लेने पर उनके मन को संतुष्टि नहीं मिल रही है। ये मानसिकता ही है कि इंसान एक बार किसी विषय पर कोई राय बना लेता है और उसे आसानी से बदल नहीं सकता। शीला जी अपने कमरे से उठी और छत पर जाने के लिए निकलती हैं। मन में ख्यालात चल रहे हैं और वो सीढ़ियां चढ़ती जाती हैं। ख्यालातों में वो इतना डूब जाती हैं कि सीढ़ियों पर पैर जम ही नहीं पाता और वो चीखते हुए लुढ़क कर नीचे आ जाती हैं। चीख सुनकर घर में अपने अपने कमरों में आराम कर रहे सदस्यों की नींद खुल जाती है और सभी आवाज की दिशा में दौड़ पड़ते हैं। बाहर आकर वो देखते हैं शीला जी दर्द से करहाती हुई सीढ़ियों से नीचे पड़ी हैं। उनके सर पर भी चोट लगी है और एक पैर में सूजन आने लगी है। अर्पिता, किरण, परम, प्रेम, राधिका, सुमित, चित्रा सभी आ जाते हैं। चाची जी क्या हो गया, आप चीखी क्यों? सभी आते हुए बोले और चोट देखकर सब समझ गए। शोभा सुमित से बोली, सुमित जल्दी से अपनी गाड़ी निकालिए, शीला को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। जी चाची, कहते हुए सुमित चाबी उठाकर वहां से निकलते हैं। वहीं प्रेम और परम दोनों शीला को सहारा देकर गाड़ी तक ले जाते हैं और प्रेम, नपेंद्र जी, कमला तीनों शीला के साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं। प्रेम जी गाड़ी दौड़ा देते हैं और हॉस्पिटल के सामने ही रोकते हैं, जहां वो शीला जी को स्ट्रेचर की मदद से अंदर ले जाते हैं। डॉक्टर्स शीला को ट्रीट करने लगते हैं और कुछ देर बाद बाहर आकर कहते हैं, पेशेंट के पैर में गहरा फ्रैक्चर आया है, जिसे ठीक होने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। मैंने पट्टी कर दी है, इन्हें कम से कम 1 महीना पूरा बेड रेस्ट करना होगा। सर पर भी पट्टी कर दी है, आप लोग चाहें तो उनसे मिल सकते हैं, कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। प्रेम घर पर फोन कर शोभा जी को पूरी बात बताते हैं। शोभा जी, ठीक है प्रेम, फिर तुम डॉक्टर से डिस्चार्ज के बारे में बात कर लो कि कब तक कर देंगे। जी माँ, प्रेम ने कहा और फोन रख दिया। वहीं बेड पर लेटी शीला जी मन ही मन सोचती है, आज घर में तुम्हारा पहला दिन था अर्पिता, और आते मेरी टांग तोड़वा दी तुमने।